थोड़ा सीधा करना। ओके बारह तो जल्दी भागो आगे आओ। हाँ लास्ट तेरा पार्टनर किधर गया है ना? तेरा दोस्त गप्पा गोष्ठी वाला तेरे से गप्पा गोष्ठी करता बहुत, तेरे को परेशान करता, पढ़ने नहीं देता, खुद भी नहीं पढ़ता। चला तू भी जल्दी बाहर। पिछले बेंच पे बैठ, उधर बैठ, वो रेड वाला ना उसके बाजू में, प्यार से जा, प्यार से। ओके सब सुना भी। सुबह में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, काफी कुछ डिस्कशन किया था, याद है कि नहीं सब? अभी वो सब एक बार लिख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर है? चलो सबसे पहले लिखो, उसमें हेडिंग तो सुबह ही डाल दिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसमें स्टार्ट करके जो जो बोलता हूँ लिखते जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करके लिखो डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन ये तो इसलिए पहली बार सुन रहे थे, सुबह भी कितनी बार ये वर्ड यूज किया था, मीनिंग भी बताया था। डिफॉर्मेशन लिखो, चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज और बोथ is called deformation. Change in shape or size or both is called deformation. Is called deformation. Done? Change in shape or size or both is called deformation. अगला पॉइंट लिखो, deforming force. Deforming force. Write down a force which causes deformation. A force which causes deformation is called deforming force. A force which causes deformation is called deforming force. Done? लिख दिया आप लोगों ने? अभी इलास्टिसिटी को हमें डिफाइन करना है, जरा सुनेंगे सब। इलास्टिसिटी क्या है? Elasticity is a property of a material of a body by virtue of which, जिसकी वजह से क्या होता है? Body regains its original dimension after removal of deforming force. कोई भी बॉडी है बेटा, कोई भी बॉडी है, ये देखो मैंने फोर्स अप्लाई करके इसके शेप को चेंज कर दिया, मैंने इसको डिफॉर्म कर दिया, रेक्टेंगुलर से सिलिंड्रिकल कर दिया कि नहीं? पर जैसे ये फोर्स यहाँ से हटाऊंगा देखो फिर से उसी शेप में आ गया कि नहीं?
कौन लेके आया? इसका इलास्टिसिटी, इसके अंदर का प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी? तो लिखो, लिखो सब लोग, इलास्टिसिटी, हेडिंग डालो इलास्टिसिटी। लिखो, elasticity is a property of a material. Elasticity is a property of a material of a body. Elasticity is a property of a material of a body by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which body regains its original dimension. Body regains its original dimension. Body regains its original dimension after removal of deforming force. After removal of deforming force. After removal of deforming force. Done? After removal of deforming force. अब इसके बाद लिखो इलास्टिक बॉडी। इसके पहले क्या लिखा था? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। अभी हम किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? इलास्टिक बॉडी को। तो लिखो, a body is said to be elastic. A body is said to be elastic. A body is said to be elastic if it regains its original dimension. If it regains its original dimension. If it regains its original dimension after removal of deforming force. After removal of deforming force. After removal of deforming force. Done? लिखा बेटा? अभी दो डेफिनेशन और, प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक बॉडी, सुन रहे हो क्या? सुनो ना मेरी बात। प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिसिटी क्या है? जैसा इलास्टिसिटी लिखा ना बेटा, सेम टू सेम प्लास्टिसिटी रहेगा। इलास्टिसिटी के जैसा ही क्या रहेगा बेटा? बोलो, प्लास्टिसिटी। सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा बेटा? बोलो, क्या डिफरेंस रहेगा? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिगेन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज नॉट रिगेन। समझ रहे हो? मतलब इलास्टिसिटी की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी। और जहां पे था ना रिगेन्स, वहां पे क्या हो जाएगा? डज नॉट रिगेन। डज नॉट रिगेन। बस उतना ही डिफरेंस है। प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा और उसके बाद लिखोगे प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी में भी क्या डिफरेंस होगा? इलास्टिक बॉडी की जगह पे प्लास्टिक बॉडी और रिगेन्स की जगह पे डज नॉट रिगेन। इतना ही फर्क है। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो एक के साथ तीन डेफिनेशन फ्री। विंटर धमाका आया ना? एक के जैसे ही दूसरा है ना बेटा, उसके जैसे बाकी के दो है। तो ये दोनों लिख पाओगे खुद से? क्या क्या बोला? बोलो, प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, लिखो सब लोग, प्लास्टिसिटी पता है ना क्या करना है? इलास्टिसिटी की जगह पे प्लास्टिसिटी, रिगेन्स की जगह पे डज नॉट रिगेन। बस इतना ही फर्क है।
डन ओके। तो अभी हम लोगों ने कितने डेफिनेशंस लिखे हैं? 6। अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो हम लोगों ने इम्प्योरिटी का इफेक्ट देखा था सुबह में, टेम्परेचर का इफेक्ट, एनलिंग और हैमरिंग का इफेक्ट, ये सब पहले लिख लेते हैं एंड देन हम आ जाएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन पे। यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारे पॉइंट्स पे आते हैं बेटा। तो सब लिखो, स्टार्ट करो बेटा, लिखो, स्टार्ट करके लिखते जाओ जो जो पॉइंट्स बोलता हूं, लिखो। बोलो, लिखो। अच्छा एक बात बताओ, इम्प्यूरिटी की वजह से क्या होता है? इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? दोनों, दोनों भी होता है। तो लिखो सब लोग, ड्यू टू इम्प्यूरिटी, ड्यू टू इम्प्यूरिटी, डेफिनेशन है बेटा, ऐसा नोट के पॉइंट्स लिखा रहा हूं, जो सुबह एक्सप्लेन किया था ना वो सब पॉइंट्स को लिखा रहा हूं। तो स्टार्ट करके लिखो, ड्यू टू इम्प्यूरिटी, elasticity of a given substance, due to impurity, elasticity of given substance, elasticity of given substance increases, given substance increases as well as decreases. Due to impurity, elasticity of a given substance increases as well as decreases. दोनों भी होता है बेटा, इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, increases as well as decreases. Shift. ओके, ये हो गया। अगला पॉइंट लिखो, if elasticity of impurity, if elasticity of impurity, if elasticity of impurity is more than given substance, if बेटा एक एक करके सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से बोलता हूं, वेट, कूल कूल रह के सुनो। if elasticity of given substance, sorry, if elasticity of impurity is more than given substance, if elasticity of impurity is more than given substance, then its elasticity increases, then its elasticity increases, then its elasticity increases. लिखा, elasticity increases. अगला पॉइंट,
if elasticity of impurity, if elasticity of impurity, if elasticity of impurity is less than given substance, is less than given substance, is less than given substance, then its elasticity decreases. Then its elasticity decreases. Done? क्या लिखा बेटा बोलो? ओके, हम लोगों ने इम्प्योरिटी का इफेक्ट लिख लिया कि इम्प्योरिटी की वजह से इलास्टिसिटी इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। इंक्रीज कब होगा? जब इम्प्योरिटी का इलास्टिसिटी गिवन सब्सटेंस के इलास्टिसिटी से ज्यादा होगा। और डिक्रीज कब होगा? जब उसका इम्प्योरिटी का इलास्टिसिटी गिवन सब्सटेंस के इलास्टिसिटी से कम होगा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर की वजह से इलास्टिसिटी बढ़ता है, कम होता है? कम होता है ना। क्या एग्जांपल दिया था? रामपुरी। रामपुरी को बनाने के लिए रामपुरी को उसको रेड हॉट करना पड़ता है ना, एंड देन उसके ऊपर हैमरिंग करके उसको नैरो धार वाला करना पड़ता है। बेटा जब तक उसको रेड हॉट नहीं करेगा, वो कितना भी हैमरिंग कर ले, उसको कितना भी पीट ले, वो नैरो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि वो डिफॉर्म ही नहीं होगा, इतना ज्यादा है कि वो डिफॉर्म ही नहीं होगा। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं? रेड हॉट। जब रेड हॉट हो जाएगा तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाएगा और हैमरिंग करने के बाद नैरो हो जाएगा और धार वाला हो जाएगा। यस, तो लिखो सब लोग, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर लिखो, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, elasticity of given substance, due to rising temperature, elasticity of given substance decreases. Decreases. क्या लिखा बेटा बोलो? Due to rising temperature, elasticity of given substance decreases. Done? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो बेटा, अगला लिखो, ड्यू टू रोलिंग एंड हैमरिंग, ड्यू टू रोलिंग एंड हैमरिंग, ड्यू टू रोलिंग एंड हैमरिंग, elasticity of a given substance increases. Due to rolling and hammering, elasticity of given substance increases. क्यों इंक्रीज होगा? क्या एग्जांपल दिया था? कॉटन है बेटा, कापूस, कॉटन कैसे ऐसा अलग अलग हो जाता है। उस कॉटन को लेके ऐसे रोलिंग कर दो, अब उसको बेटा उसको ब्रेक करने का कोशिश करो, डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, मतलब उसका इलास्टिसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। पेपर है हमारा, इजीली फट जाता है, उसको भी रोल कर दो बेटा, और रोल करने के बाद अब उसको फाड़ने का कोशिश करो, फटेगा ही बट थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, मतलब उसका इलास्टिसिटी बढ़ गया कि नहीं, वही मैंने लिख के दिया। लास्ट था एनालिंग वाला पॉइंट। एनालिंग पता है ना क्या होता है? किसी भी बॉडी को क्विकली कूल करना, बराबर है? तो लिख लो, ड्यू टू एनालिंग, एनालिंग का स्पेलिंग ANNEALING, एनालिंग, ड्यू टू एनालिंग ANNEALING, एनालिंग, due to annealing, elasticity, due to annealing, elasticity of given substance decreases. Due to annealing, elasticity of given substance decreases.
यस, डन हो गया, ओके फाइन। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एक्चुअल से डेफिनेशन से पहले दो, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, पहले उसका मीनिंग समझो क्या है, फिर हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। समझो हमारे कोई भी एक वायर है, पीछे वालों ये बेटा किसको बहुत बात करने का रहे, ये हमारा कोई भी एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो अभी यही वायर है तो इस पोर्शन को बोलेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मान लो ए है, और हम लोगों ने यहाँ पे इससे कुछ वेट हैंग कर दिया, यहाँ पे वेट हैंग कर दिया बेटा, तो सीधी सी बात है वो स्ट्रेच होगा कि नहीं, उसका एलोंगेशन भी होगा। मान लो इसका एक्चुअल लेंथ कितना है एल, और एक फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका लेंथ थोड़ा क्या हो जाएगा बेटा, बोलो बढ़ जाएगा, स्ट्रेच होके नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा मान लो। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स है, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस बहुत वर्ड यूज करते, अरे एग्जाम का स्ट्रेस आ गया यार। स्ट्रेस क्या होता है, एक खिंचाव, एक तनाव दिमाग में, बट यहाँ पे स्ट्रेस क्या है बेटा, बोलो फोर्स अपॉन एरिया। ये जो भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आप बोलोगे सर आप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोल रहे हो, याद है सुबह मैंने बोला था कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हमारे बॉडी के अंदर, हर बॉडी के अंदर रहता है, लिविंग बॉडी होने दो नॉन लिविंग बॉडी होने दो, हर बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता ही है। और वो एक्टिवेटेड होता है क्या, नहीं, वो एक्टिवेटेड नहीं रहता। वो कब एक्टिवेट होता है, जब कोई बाहर का फोर्स एक्ट होगा। तो कितना एक्टिवेट होगा, जितना बाहर का फोर्स होगा, बाहर का फोर्स कम तो भी कम रहेगा, बाहर का फोर्स ज्यादा उसको बैलेंस करने के लिए इसको भी ज्यादा होना पड़ता है। वो अलग बात है बेटा, हमारे इंटरनल स्टोरिंग फोर्स का एक लिमिट होता है और बाहर का फोर्स अनलिमिटेड होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन एक लिमिट तक बाहर का फोर्स जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, हमारा इंटरनल स्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, उतना इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स। एंड दैट इंटरनल स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। एक दूसरा टर्म है स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या बेटा, जैसे स्ट्रेस है वैसे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, अब स्ट्रेन के अलग अलग डेफिनेशंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका एक्चुअल लेंथ क्या था L, उसका इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया, सिर्फ इतना। अगर ये मान लो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L1 और ये लेंथ है L2, तो इलोंगेशन कितना होगा, L2 माइनस L2 माइनस L1। तो स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो स्ट्रेन। तो ये हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा स्ट्रेन है। दूसरी चीज, जैसे मान ले बेटा कोई कॉटन का बॉल है, इस वॉल्यूम में V, बाद में जो आप उसका से कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा कि नहीं। मान लो उसका न्यू वॉल्यूम इतना हो गया, तो जो बीच वाला पोर्शन है उतना वॉल्यूम उसका क्या हो गया बेटा, बोलो कम हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V। ये जो पार्ट चेंज हुआ है ना, वो डेल्टा V, इसको क्या बोलते हैं, चेंज, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। ये भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, अलग अलग केस में अलग अलग रहेगा। स्ट्रेस क्या है, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखो स्ट्रेस, स्ट्रेस लिखो, सबसे पहले स्ट्रेस लिखेंगे। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज
stress is defined as internal restoring force. Stress is defined as internal restoring force per unit area. Internal restoring force per unit area. Stress is defined as internal restoring force per unit area. लिख लिया? नीचे फार्मूला लिखो, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F by A. Stress is equals to F by A. बेटा ये जो फार्मूला आप लोगों ने लिखा है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू F by A. स्ट्रेस इज F by A. बट एक बार फिर से बोल देता हूँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन को थोड़ी देर के बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ. फिलहाल स्ट्रेस क्या? स्ट्रेस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. अब सीधी सी बात है बेटा, मान ले एक पेन है या मार्कर है, मैं इसको डिफॉर्म करना चाहता हूँ. डिफॉर्म करने के लिए सिर्फ ताकत लगाता हूँ, मान लो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा ताकत लगाने के बाद. तो बेटा पॉइंट ऐसा है, मैंने जो भी फोर्स अप्लाई किया है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस. फार्मूला मैंने बता दिया, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. मैंने फॉर्मूला भी बता दिया. फॉर्मूले के बाद अभी ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स है तो न्यूटन, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? दिस इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट भी हो गया, सीजीएस यूनिट भी हो गया. व्हाट अबाउट डायमेंशन? डायमेंशन क्या होगा बेटा बोलो? फोर्स है L1 M1 T पावर -2 और एरिया है तो L2, ये ऊपर जाएगा L पावर -1 M1 T पावर -2. ये हो गया उसका डायमेंशन. तो ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन. लिख लो फार्मूले के नीचे. ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन. क्या है डायमेंशन? L पावर -1 M1 T पावर -2. डन? क्या हो गया? अभी इसके टाइप्स, जरा इसका टाइप सुनो बेटा, क्या क्या टाइप्स हैं. ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के 3 टाइप है. स्ट्रेस के 3 टाइप. कौन कौन से 3 टाइप? यहां देखो, सुन, बाद में लिख रहा था, बाद में लिखना बेटा, पहले समझना जरूरी है. ये देखो 3 स्ट्रेस क्या है? टेंसिल स्ट्रेस, और इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यस, टेंसिल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एक हो गया. दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा है शेयरिंग. 3 स्ट्रेस बुक में क्या दिया?
सुनना, इसके ऊपर ना वॉल्यूम के ऊपर एक दूसरा है, वो कंप्रेसिबिलिटी, वो अलग है। वो टेंसिल में याद जाता बेटा। सुन बताता हूँ कैसे, लिसन। ये हमारा तीन क्या क्या बोलो, टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, ये तीन है। आप बोलोगे सर क्या फर्क है तीनों में, टेंसिल का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसमें एक और है लिखा है वो कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला, वो क्या है, कॉम्प्रेस। देखो क्या है बेटा, मान लो रबर बैंड है, रबर बैंड को आप डिफॉर्म करना चाहते हो, आप कैसे भी डिफॉर्म करो बेटा, कैसा भी फोर्स अप्लाई करो, वो तो लेंथ वाइज ही डिफॉर्म होगा। वायर है, उसको खींचो, डिफॉर्म करने का कोशिश करो, वो तो लेंथ वाइज ही डिफॉर्म होगा, हाँ या ना। तो जब किसी भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी सिर्फ लेंथ वाइज डिफॉर्म होता है, तब उसको बोलते हैं टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बेटा डिफॉर्म का दो तरह से कर सकता हूं, या तो मैं उसको ऐसा एक्सपांड करना चाहता हूं, एक्सटेंड करना चाहता हूं, या इसको ऐसे कंप्रेस करके छोटा करना चाहता हूं। यही दो चीज कर सकता हूं ना इसको डिफॉर्म करने का मतलब, वो तो मैं जो भी कर सकता हूँ वो लेंथ वाइज ही कर सकता हूँ, या तो इसके लेंथ को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ या लेंथ को डिक्रीज कर सकता हूँ। डिक्रीज करूंगा तो क्या बोलूंगा, कंप्रेस, और इंक्रीज करूंगा तो क्या बोलूंगा, टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल। तो तीनों भी एक ही चीज है, पॉइंट सबको समझा है। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बेटा देख इसका डेफिनेशंस में अलग अलग दूंगा भी थोड़ी देर के। ओके तो उसको हिलाओ मत तो गिर जाएगा। सब लोगों ने क्या पॉइंट लिखा भी यहाँ पे, टेंसिल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब होता है बेटा, ब्लैक लास्ट स्टैंड। हाँ टेंसिल स्ट्रेस का मतलब क्या बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय टेंसिल स्ट्रेस? हेलो, इधर ही था ना, इधर ही बैठा था ना।
अभी भी तो एक्सप्लेन किया था, नहीं सुना? कुछ प्रॉब्लम है? कार्बन बराबर है ना, फिर कैसा नहीं सुना रे? खड़े रहे, सत्र को एक्टिव रहेगा, खड़े रहेगा तो फाइन। सो मैंने क्या बताया बेटा, बोलो। टेंसिल स्ट्रेस क्या है? जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी लेंथ वाइज डिफॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे टेंसिल स्ट्रेस। कोई भी एक बॉडी है, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी वॉल्यूम वाइज चेंज होगा, उसका पूरा वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम पूरा चेंज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोलो। वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। सो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड और बॉडी लेंथ वाइज डिफॉर्म होगा, राइट स्टैंड, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंसिल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी वॉल्यूम वाइज चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। तीसरा, हाँ बेटा, वॉल्यूम कैसे भी चेंज हो सकता, वॉल्यूम ही चेंज करना है ना बेटा, वॉल्यूम तो कैसे भी चेंज कर सकता है ना। ये बेटा वो तो तेरे को पता है, मुझे इतना ये रॉड है उसको कंप्रेस करना चाहता, ठीक है। और तीसरा है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस क्या बेटा? व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और उसका शेप चेंज होता है, बट वो शेप कैसा चेंज होना चाहिए? विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया तो फिर वो वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो विदाउट चेंज इन वॉल्यूम उस बॉडी का शेप चेंज होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ बता रहे बेटा, इसका एग्जांपल। ये बेटा कोई जाड़ा सा बुक है किसी के पास? एक सिंपल सी बात, ये देख यहाँ पे देख, ये जो शेप है यहाँ पे कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप में है बेटा। नीचे वाले को फिक्स रख के सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई किया, देख सिर्फ ऊपर के सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया तो जो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में तो ऐसा क्रॉस हो गया है कि नहीं? पैरेललोग्राम के जैसा हो गया कि नहीं? चेक कर अभी देख, पैरेललोग्राम के जैसा हो गया। और ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया तो रेक्टेंगुलर शेप में, सिर्फ ऊपर के सरफेस पे अप्लाई किया तो रेक्टेंगुलर हो गया। ये देख अभी ये फिलहाल रेक्टेंगुलर शेप में, फोर्स अप्लाई करके सिलिंड्रिकल कर दिया, सेमी सिलिंड्रिकल कर दिया, उसका क्या चेंज किया? शेप। उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम उतना का उतना ही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? शेप। उसको हम लोग बोलेंगे शेयर। होप यू आर गेटिंग विद दिस। सबको समझा है? रेड, तीनों में डिफरेंस बता, तीनों में डिफरेंस बता। टेंसिल, वॉल्यूम और शेयरिंग, तीनों में डिफरेंस बता क्या है? थोड़ा फास्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी का टाइम सिर्फ तेरा टाइम, सबका टाइम वेस्ट नहीं करना। नहीं बता सकता ना, जानते क्यों नहीं बता सकता? तेरा बोर्ड पीछे है, आया है ना, तब से तो पीछे ही देख रहा है, किसको देख रहा है नहीं पता। हाँ या ना? मैं तुझको झूठ बोल रहा हूँ? क्यों आया बेटा? उसको लेके जा बाहर, गप्पा गोष्ठी कर। तेरी वजह से अपना क्लास का 2-3 मिनट गया ना फालतू में। खड़े रह के भी तो पीछे ही देख रहा था। अभी तेरे को एक ही ऑप्शन है, बाहर चलेगा, तेरे को बाहर भेजूंगा, तू खड़े रहो उधर कोने में। फाइन, क्या बात कर रहे थे हम लोग? 3 तरह का स्ट्रेस मैंने बताया। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड राइट डाउन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में लिखो, इन्हीं को लिख लो। टेंसिल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस, तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस। Okay.
ओके, कहते हैं ये तीनों हो गया। अगला लिखो स्ट्रेन। क्या लिखोगे? स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। क्या है बेटा स्ट्रेन? क्या है बोलो, पहले लिखो, बताता हूँ। हेडिंग डालो स्ट्रेन। ये देखो स्ट्रेन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे रॉड के केस में क्या केस था यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी मान लो एक वायर है, बराबर है। हम एक एंड पे क्या कर रहे हैं बेटा? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये उसका था ओरिजिनल लेंथ L, और ये है इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल l। सो दिस स्मॉल l बाई कैपिटल L को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो स्ट्रेन। उसको स्ट्रेन बोलते हैं, बराबर है। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, हम लोगों ने बाहर से फोर्स अप्लाई कर दिया बेटा, change in volume is delta V और actual volume is V, so this delta V by V, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो हम लोग क्या बोले स्ट्रेन क्या है? एक ऑप्शन है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, दूसरा ऑप्शन है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर हम पहला वाला लिखते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो वॉल्यूम को गुस्सा आएगा, मेरा नाम नहीं लिया। वॉल्यूम का नाम लेंगे तो इसको गुस्सा आएगा, दोनों को लिखेंगे तो हमको खुद पे गुस्सा आएगा। एक मार्क के लिए दो दो डेफिनेशन। उससे अच्छा बेटा हम किसी का नाम नहीं लेंगे, इन जनरल लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं बेटा? देख, लेंथ भी एक डायमेंशन है, वॉल्यूम भी एक डायमेंशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल? चेंज इन डायमेंशन फॉर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन लेंथ के टर्म में होने दो, वॉल्यूम के टर्म में होने दो, या किसी भी टर्म में होने दो, तो लिख सकते हैं हम लोग। तो लिखो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज a ratio of, strain is defined as a ratio of change in dimension, change in dimension to original dimension. Strain is defined as a ratio of changing dimension to original dimension. ये देखो यहाँ पे स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? बोलो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। याद रहेगा? लिख लो डेफिनेशन के नीचे फॉर्मूले को, बैठो ना दोनों, ध्यान दे। स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। बेटा इसका यूनिट क्या लग रहा है? अगर यहाँ पे लेंथ होगा तो इधर भी तो लेंथ ही होगा, इधर वॉल्यूम होगा तो इधर भी तो वॉल्यूम, तो सब कैंसिल ही होने वाला है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखो स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स नो डायमेंशन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स नो डायमेंशन। स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स नो डायमेंशन। लिख लिया सब लोगों ने? नो यूनिट्स नो डायमेंशन, डन। अगला लिखो बेटा, नेक्स्ट वन लिखो
टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में भी क्या लिखेंगे बेटा, यही तीनों, टेंसिल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, लिखेंगे सब। हेलो, लिखो। ये दो चीज हो गए। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस का डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन, उसके टाइप्स। फिर स्ट्रेन क्या है, उसका फॉर्मूला, इट हैज नो यूनिट, डायमेंशन और उसका टाइप्स। अभी इन दोनों को रिलेट करने वाला एक टर्म पढ़ने वाले हम लोग, जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूं, लास्ट स्टैंड बैक, हुक्स लॉ। क्या बेटा हुक्स लॉ क्या है, लिखेंगे। It states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. ये हमारा फॉर्मूला है। Within elastic limit, stress is directly proportional to strain। मतलब स्टेटमेंट हो गया। अब इसको मैथमेटिकल वे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलो। मैथमेटिकल वे में, within elastic limit, this stress is directly proportional to strain। लेकिन पता है ना बेटा, जब कभी भी इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। कांस्टेंट is called modulus of elasticity। क्या इसको बोलते हैं बेटा, बोलो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, बोलो। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयरफॉर स्ट्रेस एज इट इज रह गया और स्ट्रेन को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आया हुआ है कई बार। स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन हो गया उसका स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये 2 मार्क के लिए कई बार आया है बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। यस, चलो छाप लो फटाफट।
ओके, अभी सोच के देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का स्ट्रेस है और 3 तरह का स्ट्रेन। 3 तरह का स्ट्रेस और 3 तरह का स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हमारे पास 3 तरह का स्ट्रेस और 3 तरह का स्ट्रेन है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरह का होगा, बिकॉज स्ट्रेस भी 3 तरह का और स्ट्रेन भी 3 तरह का। बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास जो पहला स्ट्रेस और स्ट्रेन है, टेंसिल, तो अगर यहाँ पे स्ट्रेस की जगह पे टेंसिल स्ट्रेस और स्ट्रेन की जगह पे टेंसिल स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। क्या हो जाएगा बोलो? यंग्स मॉड्यूलस। अगर यहाँ पे हम लोग लिखे ना वॉल्यूम स्ट्रेस और यहाँ पे लिखा वॉल्यूम स्ट्रेन, तो ये हमको क्या दे देगा? बल्क मॉड्यूलस। क्या देगा बोलो? बल्क मॉड्यूलस, BULK, बल्क मॉड्यूलस। अगर यहाँ पे बेटा शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन है, तो हमको क्या दे देगा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 तरह का स्ट्रेस, 3 तरह का स्ट्रेन, और हमको क्या दे देगा बेटा बोलो? 3 तरह के अलग अलग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टेंसिल स्ट्रेस अपॉन टेंसिल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूलस। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो 3 तरह का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है बेटा। यहाँ पे याद रहेगा सबको? श्योर? ठीक है, अभी आपको एक एक करके लिखना है, यंग्स मॉड्यूलस के बारे में, बल्क मॉड्यूलस के बारे में और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। तो हम लोग ना सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? यंग्स मॉड्यूलस। देखो सब ध्यान से, यू स्टैंड, हाँ स्टैंड, स्टैंड फास्ट, बैग ले घर जा। पूछ क्यों? पूछ क्यों, मैं बता दो तेरे को आंसर। अभी जो पढ़ा है तेरे को समझा? नहीं 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 नहीं, उसके पहले मैंने 2-3 चीजें बोली, तेरे को नाम भी नहीं पता होगा। जानता है क्यों? तू तेरे मोबाइल में लगा हुआ था। तो बेटा मोबाइल ले जा बाहर, फिर कितना सब दुनिया पड़ी है तेरे घर और क्लास के बीच में, बहुत पूरी दुनिया पड़ी है बेटा। तेरी वजह से पता है आजू बाजू वाले भी डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या मतलब का बोल मेरे को? क्या 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 सम सॉल्व कर रहा था? क्या था भाई? ये सर्च कर रहा था कि सर सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। क्या करते हो तुम लोग? कुछ मतलब है बैठ के? अभी तो कुछ समझा नहीं मैंने क्या बोला। अभी बताऊं तो कुछ ब्लैंक रहेगा, सर क्या बोल रहे हैं? बैठ, याद देख क्या हेडिंग डाला आप लोगों ने? यंग्स मॉड्यूलस। यहाँ पे ऐसे वाई,
यंग्स मॉडुलस y। बेटा बड़ा स्केल है किसी के पास? बड़ा स्केल है? ध्यान से देखो यहाँ पे, बाकी वैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सब यहाँ इस वायर का एक्चुअल लेंथ है L और ये उसका चेंज इन लेंथ है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है A, और यहाँ पे हम लोगों ने वेट हैंग कर दिया। वेट हैंग करेंगे तभी तो उसका बेटा एलोंगेशन होगा ना, वायर से छोटा दिख रहा है नहीं, तो उसको बड़ा ड्रॉ करो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो उसका इलोंगेशन हो गया, टेंशन क्रिएट हुआ और इलोंगेट हो गया। स्ट्रेस जिसको बोलेंगे, क्योंकि बेटा थोड़ा सा तो एरिया है नहीं ना, ज्यादा एरिया, उस पूरे एरिया में टोटल कितना फोर्स है, तो टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया होता है ना, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? यहाँ पे मान ले हम लोग 50 लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, कोई बाहर से 200 करोड़ रुपया फेंक के गया, न्यू ईयर धमाका जाओ मजे कर, बेटा हम लोग ईमानदारी से सब लोग इक्वली बांट लेंगे, एक एक को कितना नहीं बांटेंगे, फिर तो नाले को तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सब मेरे को ही मिलेगा। कम बैक टू द पॉइंट। बेटा हमको एक पर्सन का पैसा कैसे पता चलेगा? टोटल अमाउंट अपॉन टोटल पर्सन, इट विल गिव्स यू अमाउंट पर पर्सन। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल पर्सन, अमाउंट पर पर्सन, बराबर है कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पर भी है बेटा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, इट विल गिव्स यू फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। वही हमारा स्ट्रेस है। तो यहाँ से बेटा हमको स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यंग्स मॉडुलस है क्या। तब करोगे क्या बेटा, पहले से हेडिंग डालो, पेज के राइट हैंड साइड में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, फिर यहाँ से एक करके हम लिखते जाएंगे। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से पास।
Okay. कोरोना आ गया ना तेरे पास, मास्क लगा लिया ताकि अंदर से बात करेगा तो पता नहीं चलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज, स्टार करके लिखो, यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज, यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज a ratio of, Young's modulus is defined as a ratio of tensile stress to tensile strain. Young's modulus is defined as a ratio of tensile stress to tensile strain. बेटा जब डेफिनेशन लिखा उसके नीचे इसको ऐसा लिख लो और हाईलाइट कर लो। हाईलाइट मतलब डब्बा बना ले बस, बहुत हो गया। ओके, इसके नीचे लिखेंगे टेंसिल स्ट्रेस। टेंसिल स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे अभी, तो क्या लिखोगे? टेंसिल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, टेंसिल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल restoring force per unit area. Tensile stress is defined as internal restoring force per unit area. Tensile stress is defined as internal restoring force per unit area. तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे बोलो? टेंसिल स्ट्रेस क्या होगा बेटा, बोलो? फोर्स अपॉन एरिया। लिख लो इसे, फोर्स अपॉन एरिया। टेंसिल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। डन हो गया? उसके नीचे लिखो टेंसिल स्ट्रेन। टेंसिल स्ट्रेन टेंसिल स्ट्रेन लिखो। टेंसिल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, टेंसिल स्ट्रेन is defined as change in length per unit original length. 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 ये हो गया हमारा टेंसिल स्ट्रेन।
change in length per unit originality. Change in length per unit originality. ठीक है, इसको लिख लिया, ये भी लिख लिया बेटा। अब यहाँ पे हम लोग अगला फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेंसिल स्ट्रेस की जगह पे क्या लिखेंगे, F अपॉन A, और टेंसिल स्ट्रेन की जगह पे स्मॉल l बाई कैपिटल L। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू FL A स्मॉल l। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक और क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, y इक्वल्स टू जो F है फोर्स, फोर्स बोले तो क्या है mg, L तो एज इट इज, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कौन से फॉर्म में बेटा बोलो, डिस्क के फॉर्म में है कि नहीं, वाला पार्ट डिस्क के फॉर्म में। डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर स्मॉल है। तो बेटा यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए, तो उनको जिस भी फॉर्म में देने दे बेटा, फोर्स लेंथ और ये सब के फॉर्म में देने दो तो ये वाला फॉर्मूला, रेडियस के फॉर्म में देगा, मास के फॉर्म में देगा तो ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो गया बेटा हमारा यंग्स मॉड्यूलस। सबको समझे बेटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यंग्स मॉड्यूलस के लिए डायग्राम ड्रॉ किया। मैंने पहले ही बताया था क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस, जब कभी भी कोई भी बॉडी लेंथ वाइज डिफॉर्म होगा तो क्या बोलेंगे, यंग्स मॉड्यूलस। तो वाई पर उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, टेंसिल स्ट्रेस का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, टेंसिल स्ट्रेन का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, फिर इन दोनों फॉर्मूलेस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये हमारा आंसर। यस, कम ऑन। हाँ बेटा, फोर्स की जगह पे mg और L की जगह पे L, एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर L स्मॉल। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या लिखा बेटा बोलो, यंग्स मॉड्यूलस। अब जो हेडिंग क्या डालेंगे, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस देखो, वहां पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस है या वॉल्यूम स्ट्रेन है, वहां पर लोगों ने एक और वर्ड यूज किया, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक बराबर है बेटा। हाइड्रोलिक वर्ड कहाँ पे यूज होगा, जब कभी भी प्रेशर आया, मतलब वहां पे क्या यूज करना, हाइड्रोलिक। तो यहाँ पे प्रेशर देखो कैसे इन्वॉल्व होगा, ध्यान से देखो बेटा। तो अभी यहाँ पे हेडिंग डालेंगे यंग्स की जगह पे बल्क मॉड्यूलस। यस, बल्क मॉड्यूलस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के, बल्क मॉड्यूलस के। ठीक है, लिखा बल्क मॉड्यूलस के। और यहाँ पे डायग्राम में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो वॉल्यूम वाइज चेंज होने वाला है ना बॉडी। तो यहाँ पे जरा सुनना ध्यान से, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। एक कोई भी मान ले बेटा स्फीयर है, इसका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है v, और सच बोले तो इसके ऊपर एक प्रेशर है, इसके ऊपर एक प्रेशर है p, एक प्रेशर है, वॉल्यूम है। अब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये रिलेशन हमको पता है बेटा। अभी होगा क्या, एक प्रेशर पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है बेटा, उसी प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, वो प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा ना बेटा। एक प्रेशर पे एक वॉल्यूम है, जब वो प्रेशर ऐसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा ना, प्रेशर बढ़ेगा तो ही वॉल्यूम चेंज होगा। तो हमको यहाँ पे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, चेंज। चेंज के लिए क्या कर दिया, डेल्टा पी। पी से क्या हो गया, डेल्टा पी। हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया,
तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है, डेल्टा वी। डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। ये हो गया हमारा डायग्राम। पहले हेडिंग डालो, ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर एक करके लिख के देते हैं। सेम इसी सेम पैटर्न में अपन लिखेंगे बेटा। कम ऑन। हाँ, BUL के इसका सिंबल क्या है, के। ओके, सब सुनो ध्यान से। अभी हेडिंग अपना नीचे लिखा, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज, लिखना है, बल्क मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज a ratio of, bulk modulus is defined as a ratio of volume stress to volume strain, volume stress to volume strain. Bulk modulus is defined as a ratio of वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, के। तो क्या हो गया फॉर्मूला, के इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। लिख लो उसको। ये लिखना है, चलो ये हो गया लिख के। उसके नीचे लिखो सब लोग, इसके नीचे लिखो वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, वॉल्यूम स्ट्रेस is defined as, volume stress is defined as change in internal restoring force per unit area, change in internal restoring force per unit area, change in internal restoring force पर यूनिट एरिया। बेटा क्यों चेंज इन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स तो ऑलरेडी था, उस फोर्स को हमने क्या किया, चेंज किया, तब जाके हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा, चेंज इन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, देखो प्रेशर कैसे आ रहा है, यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस ए चेंज इन फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन चेंज तो एज इट इज है, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाता है, प्रेशर। फिर वॉल्यूम कब चेंज होता है, जब प्रेशर चेंज होता है। इसके लिए बेटा वॉल्यूम को दूसरा नाम क्या दे दिया बेटा, बोलो,
हाइड्रोलिक, समझा? हाइड्रोलिक मैंने बोला ना, हाइड्रोलिक का क्या दिमाग में आ रहना चाहिए? प्रेशर। तो यहाँ पे क्या था? चेंज इन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और यूनिट एरिया। तो चेंज का डेल्टा एज इट इज रह गया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा? प्रेशर। ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेस। याद रहेगा? छाप लो इसको। चलो नेक्स्ट लिखो, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, write down. Volume strain is defined as, volume strain is defined as, volume strain is defined as, defined as defined as change in volume per unit original volume. Change in volume per unit original volume. Volume strain is defined as change in volume per unit original volume. ये देखो, change in volume upon original volume, तो डेल्टा V by V। ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखो, K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इक्वल्स टू पहला है वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा P, स्ट्रेन क्या है? डेल्टा V बाई V। उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा PV डिवाइड बाई डेल्टा V। ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस के। डन, लिख लो। डन, हो गया यहाँ तक? अभी इससे रिलेटेड एक छोटा सा टर्म है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या बेटा बोलो? कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये छोटू स्टैंड बेटा, स्टैंड। ये देख, तेरे पास एक बॉडी है, इसको कॉम्प्रेस कर। हाँ, इसको कॉम्प्रेस कर दूसरे हाथ से। ये बेटा वेट, नॉनसेंस नहीं, दोनों को कंप्रेस किया। कौन कंप्रेस हो गया? ये वाला, ये हुआ। मतलब क्या बोल सकता है? इसका इलास्टिसिटी ज्यादा है कि इसका इलास्टिसिटी ज्यादा है? बेटा देख, इसको भी कंप्रेस किया, इसको भी कंप्रेस किया। इनका कहना है कि एक कंप्रेस हुआ और एक कंप्रेस नहीं हुआ, तो दोनों में किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है? इसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं हुआ, इसके लिए इसका इलास्टिसिटी ज्यादा और इसका इलास्टिसिटी कम है। बट यहाँ पे जो कंप्रेस हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। अब मेरे एक बात जरा ध्यान से सुनो, अगर वो कंप्रेस इजीली हो रहा है, मतलब उसका कौन सा इलास्टिसिटी कम है? वॉल्यूम इलास्टिसिटी। बोले तो बल्क मॉड्यूलस कम है। और इसको मैं अगर कंप्रेस करने का कोशिश कर रहा हूं और इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, तो जो कंप्रेसिबिलिटी है और बल्क मॉड्यूलस है, दोनों का क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। बल्क मॉड्यूलस ज्यादा, कंप्रेसिबिलिटी कम, और कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो रहा है, बल्क मॉड्यूलस कम है।
बराबर है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिखो, स्टार्ट करके लिखो कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी सी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या होगा डेफिनेशन, मतलब सिंबल क्या होगा, सी। कॉम्प्रेसिबिलिटी का सी। और क्या लिखेंगे बेटा, बोलो? लिखेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कॉम्प्रेसिबिलिटी is a reciprocal of bulk modulus. Compressibility is reciprocal of bulk modulus. इसके लिए फार्मूला क्या होगा? C is equals to 1 upon K. C equals to 1 upon K. Therefore, C is equals to bulk modulus का फार्मूला क्या है? डेल्टा PV अपॉन डेल्टा V. इसके लिए कॉम्प्रेसिबिलिटी इज डेल्टा V डेल्टा PV। याद रहेगा ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका अगर ऐसा यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी का ऐसा यूनिट, वॉल्यूम और वॉल्यूम तो चेंज हो गया, सिर्फ प्रेशर बचा। प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये होगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यस, कुछ डाउट है क्या? वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। व्हाट इज सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर पर डायम। ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट। व्हाट अबाउट डायमेंशन? डायमेंशन देख, मीटर ऊपर है तो एल स्क्वायर और नीचे न्यूटन है। न्यूटन बोले तो फोर्स बोले तो L1 M1 T पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L पावर +1 M पावर -1 T पावर +2। ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी। याद रहेगा? तो कॉम्प्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल। अगर उसका इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कॉम्प्रेस कम होगा तो ज्यादा होगा। छाप लो इसको। So that's all for the today. और next time so bye everyone.